Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 11 दिसंबर का करेंट अफेयर्स आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो बस आप लोग वीडियो से के लास्ट तक जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से क्या होता है, हम लोग का मोटिवेशन का लेवल काफ़ी बूस्टअप होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा सर्टिफिकेट अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे सेलिब्रेटेड? ये हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। वैसा दिवस, वैसा डे जो हमारे प्रकृति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हो गया जल दिवस, हो गया पृथ्वी दिवस, हो गया इन्वायरमेंट डे, हो गया या आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हो गया। तो ये जो पर्वत है, ये भी तो हमारे नेचर से ही तो इम्पोर्टेंट है, नेचर से ही संबंधित तो है, प्रकृति से संबंधित है। तो इसलिए जो ये है काफ़ी हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बच्चों और लोगों की इस भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो पहाड़, मीठी पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में निभाते हैं। 2019 का थीम ऑफ जो 2019 का थीम था वो युवाओं के लिए पर्वतों की बात है। ठीक है, जो 2019 का थीम है वो युवाओं के लिए पर्वतों की बात है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाता है, जो कि 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज लेड बाई? जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है उसका शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद परिसर में संसद मार्ग के न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किए। ठीक है, ये जो था वो 10 तारीख को ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास संसद मार्ग में किया गया, इनके द्वारा, किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इस अवसर पर टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डिप्टी आरएस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और विभिन्न धार्मिक नेता उपस्थित थे। ये जो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो थे रतन टाटा भी यहाँ पे उपलब्ध थे, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा ने गौ हत्या बिल पास किया? गौ हत्या विरोध बिल पास किस राज्य के द्वारा किया गया, किस राज्य के विधानसभा द्वारा किया गया? विच असेंबली हैज पास द एंटी काउ स्लॉटर बिल? तो ये कर्नाटक के विधानसभा के द्वारा गौ हत्या विरोधी बिल पास किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा बिल है। जो भी हमारे देश में गाय का हत्या होता है तो उसके विरोध के लिए ये बिल पास किया गया। ठीक है, तो ये किया गया कर्नाटक के द्वारा। तो कर्नाटक के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया बेंगलुरु, और लार्ज सिटी इसका बेंगलुरु ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है, और पॉपुलेशन बारे कितना है? 8 है। एरिया बारे कितना? 6 है। और जो गवर्नर है वो बैजू भाई वाला है। चीफ मिनिस्टर वी एस येदुरप्पा है। और विधानसभा कितना सीट है? 224 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है, और राज्यसभा में कुल 12 सीट है। लोकसभा 28 सीट है, और जो इसका हाईकोर्ट है वो बेंगलुरु हाईकोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो बांदीपुर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बिनागत्था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुद्रुमुख ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरहोल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और अंसी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह सकते हो बांदीपुर ठीक ठाक है। बांदीपुर तो पूछा जाता ही हमेशा। नागरहोल नेशनल पार्क ये भी पूछा जाता है। और एक कुंद्रुमुख और अंसी ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो बिनागत्था है वो बहुत कम पूछने का चांसेस रहा अभी तक बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, तो बस आप लोग एक बार अपने माइंड में रख लीजिए कि आपका जो नेशनल पार्क कर्नाटका में है वो कौन कौन सा है, ताकि अगर जो गलती से भी पूछा जाए एग्जाम में तो वो आप लोग सही करके आओ। ठीक है, अब ये देखिए कि जो आपका कर्नाटका है वो किस किस शासन बॉडी शेयर करता है। तो आप मैप में देख लीजिए, क्योंकि आपको मैप के माध्यम से तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो कर्नाटका का आपका लोकेशन हुआ, और जो बॉडी शेयर कर रहा है इधर केरला से हो रहा है।
तमिलनाडु से हो रहा है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से और इधर गोवा है, उससे भी इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो आप लोग को कर्नाटका का एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, क्या किस किस से रास्ते से बॉन्डी शेयर कर रहा है, वो आप लोग रियलाइज हो गया होगा। आप लोग को मैप देखने से ये रियलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो बस मैप के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, आपको सारी चीज़ें यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन सभी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और उनकी बुनियादी मानव स्वतंत्रता के रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो है हर साल मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया? विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? ये लक्षद्वीप के द्वारा, लक्षद्वीप एक आपका यूनियन टेरिटरी है, उसके द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि खेती घोषित किया गया, ठीक है। जैविक कृषि क्षेत्र जो घोषित किया गया वो आपका लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए ये घोषित किया गया, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कावरत्ती है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले इसमें कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद यूटी दूसरे स्थान पर है। जो यूटी जो है आपका ये लक्षद्वीप है वो दूसरे स्थान पर है। यह भारत के किस शासित प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। सबसे पहले एक सिक्किम था जो कि जैविक खेती को में मतलब अपना पहला स्थान दर्ज कराया था। वहाँ जो जितने भी खेती होती है वो जैविक खेती होती है। और दूसरा जो बना है वो आपका लक्षद्वीप बना है। और ये यूटी में पहला यूटी है, मतलब पहला किस शासित प्रदेश है जो कि जैविक खेती करने का अपने पूरे राज्य में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया? हु हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ द फिट इंडिया साइक्लोथॉन? तो ये किरण रिजिजू जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। उनके द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये हमारा 6ठा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेते ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा है? हु हैज बीन एट द टॉप इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन? जो आप लोग मनी बैंकिंग जो होता है ना आपका, मनी बैंकिंग नहीं बोलता है, आप कह सकते हो कि आपको फोन के थ्रू आप कोई भी चीज़ का शॉपिंग करते हो या कहीं भी आप पैसा कटवाते हो, कटवाने में सेंस में मतलब कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी चीज़ लेने हैं तो आप क्या करते हो, या फिर कहीं पैसा ट्रांसफर करने होते हैं तो वो फ़ोन के माध्यम से करते हो। तो आज तो क्या कितने सारे ऐप आ गए हैं, फ़ोन पे आ गए, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया है, बहुत प्रकार का पेमेंट ऐप आया है। तो उसमें जो है वो गूगल पे जो है ना वो टॉप पे रहा है, ठीक है। यूपीआई लेन देन के मामले में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो गूगल पे है। हालांकि गूगल पे जो है वो काफ़ी फास्ट है, पर मैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ वो फ़ोन पे में कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इसमें कभी पैसा का अटकने वाला सीन नहीं बनता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर फ़ोन पे करता हूँ। पर अपना अपना बात है, अगर जो आपको गूगल पे में अपने आप को कंफर्टेबल रख रहे हो तो गूगल पे सही है, पर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रखता हूँ फ़ोन पे में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो टॉप पे है, टॉप पे कौन है? गूगल पे है। तो आप लोग गूगल पे के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाज अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खलीद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? क्या नाम है, सोच लीजिए। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाज अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो ये जो नाम है ना, पता नहीं इनकी जो मम्मी है, इनकी जो अम्मा है, जो भी हैं, कैसे इनका नाम रखते हैं, इतना नाम, इतना बड़ा नाम उन्हें याद होता होगा ये नाम, शेख नवा अल अहमद अल सवाह। फिर अगला नाम है शेख सवा अल खालिद अल सवाह। तो ये जो है वो कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके एग्जाम पॉइंट में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रख लीजिए कि जो कुवैत में ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं कि शेख सबा अल खालिद अल सवाह, लगता है कि दोहा पढ़ रहे हैं, छोड़िए। अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न।
प्रश्न क्या है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विच इटालियन स्टार फुटबॉलर हैज डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 64? ये पाओलो रोजी पाओलो रोजी का 64 वर्ष की उम्र में, ये इटली के फुटबॉलर थे, स्टार फुटबॉलर थे, जिनका 64 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, क्या नाम था इनका? पाओलो रोजी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स है। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओलो रोजी का जो मतलब निधन हुआ वो 64 साल की उम्र में निधन हुआ। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का भी निधन हुआ था। 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाओलो रोजी का बड़ा हाथ था। जो इटली वर्ल्ड चैंपियन बना था 1982 में, तो उनमें पाओलो रोजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का ऐलान किया है? विच स्कीम फॉर पब्लिक इंटरनेट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये पीएम बानी के द्वारा देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए ये योजना का ऐलान किया गया है। पब्लिक इंटरनेट मतलब जो भी पब्लिक हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। पीएम बानी एक स्कीम आ रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा ये देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए ये योजना को ऐलान किया गया है। क्या नाम इसका? पीएम बानी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन आईजीएफ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन आईजीएफ? इनका नाम अनिका सोरेनस्टैम है, जिन्हें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका? अनिका सोरेनस्टैम। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का फॉर्म किया गया था 1958 में। कब किया था? 1958 में। और जिसका हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लौसाने में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लौसाने में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, गोल्फ बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स अगेन इन 2016 आफ्टर 112 ईयर्स, यानी 112 साल के बाद गोल्फ जो है फिर से ओलंपिक स्पोर्ट के रूप में इनका नाम आया। मतलब फिर से ये ओलंपिक में ये गेम मतलब आया है। ठीक है, तो 2016 में ये हुआ है और 112 साल के बाद में इसे फिर से ओलंपिक में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्म किया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लौसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो अभी अध्यक्ष बने हैं इसका नाम अनिका सोरेनस्टैम है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन के बाद दूसरा कौन सा देश बन गया है? विच नेशन हैज बिकेम द सेकेंड कंट्री आफ्टर द यूके टू अप्रूव फाइजर या फिजर कोविड-19 वैक्सीन? तो कनाडा जो है वो ब्रिटेन के बाद दूसरा कंट्री बना है जो कि फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश बना है। कौन है? कनाडा है। कनाडा का धन कहाँ है? ओटावा। कहाँ है? ओटावा। ठीक है, तो फाइजर है, फाइजर कोविड-19 वैक्सीन है जो कि ब्रिटेन के बाद दूसरा देश इसको जो मतलब अपने देश में यूज करने वाला है वो कनाडा बनता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है? ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ और ये आज इसलिए करा रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये VVI है, अपने दिमाग में किसी कोने में बिठा के रख लो कि किस देश के द्वारा अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया। विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स आर्टिफिशियल सन? चाइना के द्वारा अपने कृत्रिम सूर्य का सफलतापूर्वक सक्रिय किया गया। प्रचंड गर्मी और शक्ति के कारण इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो गर्म है, जो यहाँ इसके द्वारा गर्मी निकल रहा है वो एक अलग लेवल मतलब जनित लेवल का, पूरा हाई लेवल का, इसलिए इसे कृत्रिम सूर्य का दर्जा दिया गया। हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज प्रिपेयरिंग टू सेट अप 35,000 कोविड-19 वैक्सीन सेंटर्स? कौन सा राज्य 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र स्थापित करने का योजना बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इसका लखनऊ और इसका लास्ट सिटी कौन है? कानपुर है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो सबके चहेते और काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य हो गए और विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। लोकसभा में 80 सीट है। जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है जो कि प्रयागराज में है और एक ब्रांच है इसका लखनऊ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब ये देखिए कि जो यूपी है वो भारत के कौन कौन से राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश है
और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य से बाउंड्री शेयर करता है तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार से करता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और इधर हिमाचल प्रदेश से। तो ये कुछ राज्य हैं जिससे इसका बाउंड्री टच करता है, ठीक है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश से इसका बाउंड्री टच नहीं होता है। एक बार कहाँ कहाँ से होता है फिर से देख लीजिए, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और इधर आपका एक नेपाल देश है उससे भी बाउंड्री शेयर होता है। तो ये कुछ राज्य हैं और एक देश नेपाल है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं आज का आखिरी प्रश्न जो कि है 15वां प्रश्न। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? तो इसका नाम कोविन है। क्या है? कोविन आपका ऐप है जो कि कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? कोविन। मतलब को मतलब आपका हो गया कोरोना वैक्सीन हो गया या कोविड हो गया, और विन मतलब क्या था? जीतना, यानी कोरोना को जीतना। कोरोना को कब जीतेंगे? जब कोरोना को हम लोग, जब हमारे देश कोरोना का मुक्त करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी करने के लिए ऐप बनाया गया है उसका नाम क्या है? कोविन, जो कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। यह पंजीकरण को लेकर रिपोर्ट तक पूरी टीकाकरण को प्रक्रिया को देखेगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, पंजीकरण, टीकाकरण, एक्नोलॉजमेंट और रिपोर्ट के लिए 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? कोविन है, जो कि कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे का आंसर नहीं दे पाया, और जो लोग के द्वारा आंसर दिया गया उनका भी मैं नाम नहीं ले पाया। कुछ थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहने के कारण आज मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने नहीं लेके आ पाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर माफ़ कीजिएगा, तो सॉरी फॉर दिस, फिर से माफ़ कीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत में से किस स्थान पर है? इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? ए ऑप्शन ए 15वें स्थान पे, ऑप्शन बी 20वें स्थान पे, ऑप्शन सी 18वें स्थान पे, ऑप्शन डी 10वें स्थान पे। तो क्या है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक? तो इसमें भारत का स्थान क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।